गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम नया टॉपिक लेके और नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर एक बार हाजिर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम आज एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग जो हमारे इस चैप्टर में हमें एटम्स और रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग समझने के लिए कह रहा है। तो हमारा ये क्लास 9 का जो है केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होगा। तो हम पहला केमिस्ट्री के चैप्टर से शुरू कर रहा है। अब आप लोगों को मालूम है डेमोक्रेटस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये जो है बिफोर क्राइस्ट से पहले जो है पहला बंदा है जिसने हमें कंसेप्ट रखा था। तो डेमोक्रेटस कहता है कि अगर आप दुनिया में कोई भी मैटर है ना, अगर आप दुनिया में हर एक मैटर को अगर आप छोटा करते ले जाएगा, छोटे करते करते मतलब एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाएगा कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है। तो उस स्टेज को कि जहाँ पे और भी छोटा पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होगा उसको क्या कहा जाता है, द इनडिविजिबल पार्टिकल या इनडिवाइजिबल, यानी जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है उसी को एटम्स कहा जाता है। तो डेमोक्रेटस जो आप लोगों को मालूम है, इस साइंटिस्ट ने पहली बार ये कंसेप्ट रखा था। ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है। तो यू नो वेरी वेल अबाउट एटम्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर में डिस्कस कर चुका है पूरे डिटेल में। फिर भी आपके रिवीजन के लिए अब ये इस चैप्टर में आया है तो हम दोबारा डिस्कस तो कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट स्टेट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड, इट्स आल्सो नोन एज एटम्स या एटम्स ही कह दो। और आप लोगों को मालूम है इसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो हमें आगे पढ़ना है इसके रिलेटेड। अब एंटोनियो, ठीक है, और जो है जोसेफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग अपना कॉन्सेप्ट रखते हुए ये 2 साइंटिस्ट एंटोनी और जो है जोसेफ जो है अपना कॉन्सेप्ट रखता है। एंटोनी और जोसेफ कहता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ए केमिकल इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास न केमिकल रिएक्शन होने से पहले या न केमिकल रिएक्शन होने के बाद, न केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कभी भी बदलने वाला, कम या ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो मास न कभी बना सकता है, न मास को कभी हम ख़त्म कर सकता है। ये जो है आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ये हमने डिस्कस कर चुका है। आज फिर से एक बार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिगार्डिंग बात कर रहा है कि मास नेदर भी, कभी भी कोई भी रिएक्शन होगा तो मास कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप सोडियम को कार्बोनेट के अंदर कॉपर सल्फेट को मिक्स कर रहा है, तो इनका जो 1.2 kg, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, 1.2 ग्राम, सॉरी केजी नहीं, 1.25 ग्राम प्लस 1.43 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट है। इन दोनों को जब आप रिएक्शंस करता है केमिकली, जब इसको जब रिएक्ट किया जाता है, यानी जिसको हम रिएक्टेंट कहा जाता है, जो रिएक्शन से पहले वाला जो कंबाइन हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या कह लेता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जो भी मास होगा ना, प्रोडक्ट में उसका मास बराबर वही होगा। यानी इसमें यही मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ये वाला चीज़, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मास कभी भी ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि ये कोई डिस्ट्रॉय होने वाला चीज़ नहीं है। मास सिर्फ क्या हो सकता है, नेदर भी ना बना सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ हाँ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से रिएक्टेंट में जो है वो बाद में प्रोडक्ट में दूसरे के साथ और कुछ हो सकता है, पर मास कभी भी चेंज होने वाला चीज़ में से नहीं है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको समझना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, नॉर्मली कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आसान भाषाओं में बोल दूँ तो इसके लिए, जैसे कि मान लो किसी भी कंपाउंड के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स ज़रूरत है उतना ही उसको ज़रूरत है, ना वो उसको बढ़ा सकता है ना वो कम कर सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं।
Law of constant proportion. In a chemical substance compounds, the elements are always present in different proportion by mass. तो उसका मास के हिसाब से वो बराबर जो है डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होता है. द एलिमेंट विच फॉर्म ए कंपाउंड विल always react in the same proportion of this masses irrespective of its origin or method of formation. A compound is always found from the same element everywhere. यानी कंपाउंड कहीं पर भी ले जाओ उसका प्रोपोर्शन में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है. वाटर, जैसे कि मान लो आपने देखा ना, आपने सॉरी ये क्लास 10 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो क्लास 9 में जैसे कि मैं आप लोगों को मालूम है कि वाटर के लिए ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो, वाटर छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड. आपको मालूम है कि H2O जो है ना, H2O के लिए हाइड्रोजन 2 चाहिए तो ऑक्सीजन 1 चाहिए. अब ये H2O कहीं पर भी हो, जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो कंपाउंड्स कभी भी सेम नहीं रहेगा. तो जब ये वाटर चाहिए तो बस 2 होना चाहिए भाई, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1. ये इस तरह से क्या मैं कहने का मतलब ये है कि उसका प्रोपोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, बराबर होगा हर एक जगह पे. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास इन द रेशियो ऑफ 1:8 के हिसाब से वो हमेशा प्रोपोर्शन होता है. लाइक हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोडक्ट 9 ग्राम ऑफ वाटर तैयार कर लेता है. एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट ऑन only with 16 gram of oxygen whatever by the amount of oxygen is available to produce 18 gram of water H2O बनाने के लिए. Similar ratio of the mass of the carbon and oxygen produce carbon dioxide is 3:8. The ratio of masses of nitrogen and oxygen to produce, ठीक है, अमोनिया NH3 जो है प्रोड्यूस करता है, जैसे 14:3 के हिसाब से. तो आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इस चीज़ को क्लियर करना है कि यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की एटम जो भी होगा वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है. अगर इसमें बदल भी गए ना फिर वो और कुछ बन जाता है. जैसे कि मान लो CH4 है तो मीथेन हो गया, C2H, ठीक है, C2 हो गया, ठीक है. C अगर 1H4 होता तो मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन. तो कार्बन जितना आप बढ़ते चला जाएगा अलग नाम होगा, ठीक है. तो मतलब वही वाटर को सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा और इस तरह होगा जैसा ये कभी भी नहीं हो सकता है. उसमें हमेशा कंपाउंड के अंदर हो कहीं पर भी हो, नंबर ऑफ एटम्स का मास सेम रहता है. यू नो अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. आपको मालूम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन के लिए जब इस चैप्टर में तो हम और एक बार बात कर लेता है. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोगों को मालूम है सभी मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इट इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. अब ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका नाम हमने एटम्स रखा हुआ है, इससे बना हुआ है. एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर दैट पार्ट्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. वही केमिकल रिएक्शंस में हर एक एलिमेंट के एटम्स होता है जिसमें रिएक्शन होने के बाद कोई चीज़ किसी भी कंपाउंड का शक्ल ले लेता है, या कोई भी कंपाउंड हम उसको कह देते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, वाटर, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का अल्केन, अल्किन, अल्काइन, डिफरेंट जो है कंपाउंड्स बन जाता है. Atoms are individual particles which cannot create or destroyed in a chemical reaction. एटम जो अगर सिंगल पार्टिकल्स का अगर हम जिक्र करें तो ये ना कभी बना सकता है ना इसको हम कभी ख़त्म कर सकता है. एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन, ठीक है. यानी अगर हम एटम्स का बात करें तो एटम्स जो जैसे कि डाल्टन कह रहा है कि ठीक है, एटम्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ना इसको हम ख़त्म कर सकता है ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है. अब ये क्या होता है, ये कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो मतलब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जो है हम एटम से बना देता है. एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट का अलग होता है और उसका मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होता है.
आपको मालूम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, ठीक है, कोई मेटलाइट हो सकता है, तो इनका प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो सकता है। एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है, तो जैसे कि वाटर बनाना है, तो उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि डेल्टन, अब आपको मालूम है 1808, 1805, 1803 अलग अलग कॉन्सेप्ट बोलता है। ये जो थ्योरी जो है ना 1808 में दिया गया है, बुक में लिखा हुआ है, पर कुछ ये बुक में 1805, 1803 भी लिखा हुआ है। तो जो मैक्सिमम बुक्स में 1808 लिखा भी है। तो आपको याद रख लेना, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में पहली बार दिया गया था, जॉन डेल्टन ने दिया गया है। तो इसको रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट हम फिर डिस्कस कर लेता है। अब थैंक यू, हैव ए नाइस डे।